मैं अंकित श्रीवास्तव आपका अपने चैनल वन स्टॉप क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे छोटे भाई बहन अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम घटना चक्र यानी पूर्वावलोकन में मध्यकालीन भारतीय इतिहास कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम आज खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। इस बुक में जो फैक्ट दिए गए हैं इससे थोड़ा ज़्यादा हम चीज़ों को कवर करेंगे। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें इस बुक को जल्द से जल्द कवर करना है। अगर आपको और डिटेल से पढ़ना है तो हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मेरे जिस छोटे भाई बहन के पास पूर्वावलोकन की बुक नहीं है वो इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकें। खिलजी वंश के बारे में हम पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। खिलजी वंश और ज़्यादा डिटेल हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं जलालुद्दीन खिलजी से। जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना करता है। इसने अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में कैकूवाद द्वारा बनाए गए अपूर्ण किलो खरी के महल में कराया था। यानी जब गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमूर्स की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना करता है जलालुद्दीन खिलजी। सबसे वृद्ध शासक माना जाता है जलालुद्दीन खिलजी। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा। जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बना तब उसने अलाउद्दीन को आमीर-ए-तुजुक का पद दिया था। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा व दामाद दोनों था। इसे किसका पद दिया गया? आमीर-ए-तुजुक का पद दिया था तथा अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया था। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का सूबेदारी प्राप्त हुई थी, क्योंकि जब मलिक छज्जू का विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी ने दबाया तो जलालुद्दीन ने इसको मलिक कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया था। अब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे और बहुत थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि अलाउद्दीन से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताएंगे जो आप नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। उसने अपने आप को यामिन उल खिलाफत नासरी आमिन उल मुमनीन बताया। वह उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। कहने का मतलब ये है कि अलाउद्दीन खिलजी पूरी दुनिया को जीतने, जैसे सिकंदर चाहता था वैसे ये भी पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। इसलिए उसने बहुत सारे युद्ध किए और इसका जो एक उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये से देख लीजिएगा। सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की। उसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफ़र खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। रानी पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण अपनी रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। कहानी ये होती है, राणा रतन सिंह के यहाँ जो दामोदर कवि होते हैं वो राणा रतन सिंह से नाराज़ होकर अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी के बारे में, उनकी सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन को बताते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और राणा रतन सिंह इसमें मारे जाते हैं और रानी पद्मिनी जौहर कर लेती हैं। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। अलाउद्दीन के शासनकाल के प्रारंभ में कुछ विद्रोह हुए। इन विद्रोहों के कारणों पर विचार करके अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। पहले अध्यादेश के द्वारा उपहार, पेंशन, दान में प्राप्ति भूमि आदि व्यक्तियों से वापस ली गई तथा सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से आधिकारिक कर लेने का आदेश दिया। दूसरे अध्यादेश के अनुसार गुप्तचर विभाग का संगठन किया गया। तीसरे अध्यादेश के अनुसार मादक द्रव्यों
का भी प्रयोग तथा जुआ खेलने पर रोक लगा दी गई। इसने शराब और भांग पर पाबंदी लगा दी थी। चौथे अध्यादेश के द्वारा सरदारों एवं अमीरों के दावतों विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार किया। इसमें भी उसकी चालाकी थी। जब पहले बार आक्रमण हुआ था तो वो पराजित होता है रामचंद्र देव और कुछ कर देने की बात होती है, लेकिन बाद में वो इस बात से मुकर जाता है। फिर दूसरी बार जब आक्रमण होता है तो अलाउद्दीन इस समय इसको सम्मानपूर्ण कुछ उपाधियां भी देता है और इससे मित्रता कर लेता है। इसलिए करता है कि दक्षिण भारत में यहाँ से रह के हम और भी दक्षिण भारत के अंदर जा सकते हैं, इसलिए इससे मित्रता कर लेता है। रामचंद्र देव ने प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार किया तथा उसे राय रायन की उपाधि दी। 6 माह पश्चात उसे 1 लाख सोने का टंका और 9 सारी का जिला देकर उसके राज्य वापस भेज दिया। 1312 ईस्वी में मलिक काफूर ने रामचंद्र के पुत्र शंकर देव के विरुद्ध भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी कहा जाता है। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन पहला सुल्तान था जिसने भूमि पैमाइश कर लगान वसूल करना आरंभ किया, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की। बहुत से कार्य इसने किए थे। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके काफ़ी कार्य हैं, हम आपको उसको डिटेल में आपको बताते हैं। जैसे इसने सबसे बड़ी सेना रखी, अस्थाई सेना रखी, सैनिकों का हुलिया निर्धारण किया, घोड़े दागने की प्रथा की, सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की, दीवाने वफ़ का गठन किया, दीवाने मुस्तखराज का गठन किया, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की, मदिरा पान निषेध किया, जुआ खेलने भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया। ये सब कार्य इसने किया था। इसलिए बड़ी सेना रखना चाहता था कि ये काफ़ी युद्ध जीतना चाहता था। इसकी वजह से इसने काफ़ी बड़ी सेना रखी और अस्थाई सेना रखी। घोड़े दागने की व्यवस्था की, सैनिकों का हुलिया लिखने का व्यवस्था किया। इसने काफ़ी चीज़ इसने की थी। यहाँ तक कि अगर कोई सामान में कुछ कटौती करता है तौलने में, तो यहाँ तक इसने किया था कि उसके मांस का उतना टुकड़ा निकलवा लिया जाता था। जैसे 1 किलो चीनी कोई ले रहा है, मान लीजिए 1 किलो आलू ले रहा है, 900 ग्राम व्यापारी दिया, तो 100 ग्राम पता लगने पर गुप्तचर विभाग द्वारा उसके 100 ग्राम मांस को कटवा लिया जाता था। आगे चलते हैं। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान मुस्तखराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारी खुद मुकद्दम एवं चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। उसने सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए। यानी जितनी भी ज़मीनें थीं वो सब सुल्तान के अंडर में आ गई। वह अलाउद्दीन अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण खुद जमींदार और बलाहार में कोई अंतर नहीं रहा। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि कर छीन ली जिन्हें वह मिल्क, राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इतरात, पेंशन तथा वफ़ आदि के रूप से मिली थी। जो भी ज़मीनें जिस व्यक्ति को दी गई थीं, चाहे अधिकारी के रूप से, चाहे तोहफा के रूप से, चाहे जिस रूप से किसी के पास कोई ज़मीन थी, उस सब ज़मीनों को अपने अंडर में ले लेता है। उसने
फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण एवं मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। इसने इतनी अच्छी व्यवस्था की कि बाजार नियंत्रण, व्यापारी कोई चोरी ना कर पाए। इसने मंडियों की स्थापना की, जैसे कपड़ा मंडी अलग, सब्जी मंडी अलग, सब चीज़ की मंडियों का किया। उसमें गुप्तचर विभाग रखे, कोई भी चोरी ना कर सके। चीज़ें सस्ती कर दी कि लोगों को सस्ती सामान मिले। सिर्फ 50% कर बढ़ा दिया, इसलिए 50% की कर बढ़ा रहा है तो चीज़ें एकदम सस्ती कर दी इसने। उसने मलिक कबूल को सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। बर्नी इस बाजार सुधार का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता है। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे, घरी कर जो घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था तथा चराई कर जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। इसने 2 कर लगाए थे नवीन, घरी कर जो झोपड़ी बनी हुई, घर बना हुआ है उससे पैसा लेता था कर के रूप में, और चराई कर जो दुधारू पशु हैं जो चर रहे हैं, उससे दूध निकल रहा है जो पशुओं से, वो उससे से भी कर वसूला करता था। अब आगे चलते हैं। जब ये टॉपिक ख़त्म होगा तो कुछ हम अलाउद्दीन से संबंधी और भी फैक्ट देखेंगे जिससे आपकी जानकारी और इंक्रीज होगी, जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगी। कुछ चीज़ें हम अलग से देख लेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। पहले इस टॉपिक को ख़त्म होने दीजिए। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समय में सिर मुगल के नेतृत्व में 1325 ईस्वी मंगोल सेना ने सिंध को अवश्य पार किया था, लेकिन समाना के सूबेदार मलिक सादी ने इन्हें हरा दिया था। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपने आप को डायरेक्ट खलीफा ही कह दिया। अभी आप तुगलक वंश में पढ़ेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक आएगा जिसे पागल तक कहा जाएगा। सेम कंडीशन इसकी भी वही लग रही है कि मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा उल इमाम, खिलाफत उल्लह आदि उपाधियां धारण की, जिनके यह सर्वथा अयोग्य था। नसरुद्दीन खुसर शाह हिंदू से परिवर्तित मुसलमान था। इसने अपने नाम का खुतबा पढ़ाया तथा पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की। कहा जाता है कि मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था में ही आ जाता था। इसे नग्न पुरुष, नग्न स्त्रियों की संगत बहुत अच्छी लगती थी। किस टाइप का शासक था ये? इसके विरोधियों ने इसे इस्लाम का शत्रु कहा। किसे? नासरुद्दीन खुसरो शाह को इसने कहा गया इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है का नारा दिया। अब हम प्रश्न कोश देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी से। कुछ फैक्ट हम आपको बता रहे हैं, आप फटाफट अपने नोट्स में इसको लिखते जाइएगा। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरसब था। इसकी उपाधियां हैं सिकंदर द्वितीय, सिकंदर एसानी, अमीर उल मोमदीन, भारत का समुद्रगुप्त। अमीर खुसरो की जो बुक है वो खजाइन उल फुतूह, उससे खिलजी वंश की जानकारी मिलती है। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को पृथ्वी के शासकों का सुल्तान कहा है, युग का विजेता कहा है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो कार्य हुए हैं उन्होंने वो जो कार्य किया था उसको हमने बता दिया है। कर व्यवस्था इसकी क्या क्या थी अभी ऊपर, घरी कर, चराई कर और खराज और खुस्म के बारे में हम आपको बता देते हैं। खराज भू राजस्व था जिसे कुल उपज का 50% देना होता था। खुस्म लूट का धन हुआ करता था। पहले ये 1/4 लिया जाता था और शासकों के समय में अब 4/5 कर लिया गया। इसके बाद इसके जो सेनापति हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जफ़र खां थे, गाजी मलिक, मलिक काफूर और उलुग खां व नुसरत खां इसके सेनापति हैं। जफ़र खां के बारे में आपने पढ़ा है, मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए, और बेचारा मारा भी जाता है इसमें। इसके समय में 6 मंगोल आक्रमण हुए थे। गाजी मलिक जो कि बाद में अभी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध होगा और तुगलक वंश की स्थापना करता है, इसी का सेनापति होता है।
मलिक गाफूर दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था इसने, इसे हजार दिनारी कहा जाता है और इसकी उपाधि थी ताज उल मुल्क काफूरी की। उलुग खां और नुसरत खां। इसके बाद सैन्य अभियान जो किए हैं अलाउद्दीन खिलजी ने, आपको मालूम है गुजरात। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास को प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है हमारे चैनल वन स्टॉप क्लासेस में, आप उसको देख सकते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक इसको शेयर करें। जो भी पुरोलोकन की बुक पढ़ना चाहते हैं वो इस वीडियो को देखें। और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास को हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नए धर्म चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? बी वाला ऑप्शन अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने की भी, किंतु अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया। सेकंड नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? आपको मालूम है अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? आपको मालूम है, ये भी बता दिया गया है, जफ़र खां। जफ़र खां के समय 6 मंगोल आक्रमण होते हैं, इसी के समय इसकी मृत्यु भी हो जाती है। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफ़र खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफ़र खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल अत्यधिक प्रभावित थे। 4 नंबर क्वेश्चन, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। डी वाला ऑप्शन सही है, राणा रतन सिंह। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थीं। अमीर खुसरो के ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। संभवतः इसी को आधार मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है और राणा रतन सिंह की रानी पद्मावती की कहानी बनी है। 5 नंबर क्वेश्चन, कथन और कारण का है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, कारण यह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। सी वाला ऑप्शन सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। डॉक्टर के.एल. लाल ने लिखा है कि धन के लालच और गौरव की लालसा ने अलाउद्दीन को दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने की प्रेरणा दी। दक्षिण भारत की इन राज्यों पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन का उद्देश्य धन और विजय की लालसा ही थी। उनकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं था। वह इन दक्षिण राज्यों को अपने कब्जे में नहीं करना चाहता था। ए सत्य है और आर असत्य है। 6 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। ए वाला ऑप्शन सही है, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण के बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 अथवा 1306 में उसने उस पर दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 में अलाउद्दीन ने मलिक गाफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। 7 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मिलान करने को दिया हुआ है। ए रणथंभौर, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, कौन से शासक कहाँ के थे? जैसे रणथंभौर आगे आप देखेंगे, डी वाला ऑप्शन डायरेक्ट यहीं देख लेते हैं। रणथंभौर हमीर देव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा राय रामचंद्र, गुजरात कर्णदेव। यही कर्णदेव की हेल्प करने के चक्कर में जो राजा रामचंद्र देव थे वही दिक्कत में आए थे। इसी की वजह से अलाउद्दीन ने इस पर
आक्रमण किया था। पहली बार जब जलालुद्दीन का समय था उस समय धन लूटने के उद्देश्य से किया था। उसके बाद जब कर्णदेव इनके शरण में चले जाते हैं, रामचंद्र देव के शरण में, फिर अलाउद्दीन इनके ऊपर आक्रमण करता है। यही अगर आपको डिटेल में पढ़ना है बहुत ज़्यादा तो आप हमारे जो क्लासेस हैं मध्यकालीन भारतीय के इतिहास के, उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पे विकसित हुई? बी नंबर ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन के राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क, राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशन तथा वफ़ के आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। 10 नंबर क्वेश्चन, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो इसमें शायद 2 ऑप्शन होगा, बी और सी, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। अभी आप तुगलक वंश जब पढ़ेंगे उसमें भी मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में 50% कर वृद्धि कर दी थी और अलाउद्दीन खिलजी ने भी पूरे शासनकाल में अपने 50% कर वृद्धि कर दी थी। तो दोनों शासकों के नाम आएंगे, बी और सी। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व सुनिश्चित किया था तथा इसके भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, मकान कर और चराई कर लगाए थे। उसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब में भूमि कर 50% कर दिया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की राजस्व मांग अनुमान पर आधारित थी जबकि अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश पर आधारित थी। 11वां क्वेश्चन है, सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था? फिर वही क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। 12 नंबर क्वेश्चन, किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? सी नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन वही है, सिर्फ लैंग्वेज टफ कर देता है एग्ज़ाम में। जब क्वेश्चन को टफ बनाना होता है बस लैंग्वेज टफ कर देता है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली। उसने उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में वसूलना आरंभ किया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश एवं प्रति विस्वा उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल दोआब में अनुमान के आधार पर उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में वसूलने का आदेश दिया था। किसानों के विद्रोह के कारण कालांतर में उसे राजस्व वृद्धि का यह आदेश वापस ले लिया। जब दोआब में वो लगाता है, कर वृद्धि करता है, उस समय वहाँ अकाल पड़ जाता है जिसके कारण उसकी ये योजना विफल हो जाती है। इस क्वेश्चन को 30 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए। इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवाने मुस्तखराज, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा, दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। उनके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए जिसके कारण खुद और बलाहार में कोई अंतर नहीं रहा।
40 नंबर क्वेश्चन, कथन कारण का। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। सी नंबर ऑप्शन है ए सही परंतु आर गलत। पहला वाला सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था, ये बात हमने आपको बता भी दी है, लेकिन ये नहीं था कि किस लिए, कि भवन निर्माण में लगे कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, ये गलत है। अलाउद्दीन ने मूल नियंत्रण की नीति लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक कबूल को सहना-ए-बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। उसके कार्य में सहायता देने के लिए घुड़सवारों और पैदल व्यक्तियों की विशाल टुकड़ी दी गई। उसे विस्तृत अधिकार दिए गए। वह सारे व्यापारियों पर नियंत्रण रखता और बाजार की कीमतों पर उतार चढ़ाव तथा बाजार की सामान्य स्थिति की सूचना सुल्तान को देता था। बर्नी इस बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार पनपने देना बताता है। मतलब विचार ना पनपे विद्रोह के। कारीगरों को कम वेतन देने से इसका कोई संबंध नहीं है। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए? अलाउद्दीन खिलजी। बी नंबर ऑप्शन सही है। 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? ए नंबर ऑप्शन सही है, अलाउद्दीन खिलजी। आगे चलते हैं। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और अस्थायी सेना रखी। जब इतने युद्ध लड़ने हैं तो अस्थायी सेना रखना ही होगा। कभी उस इक़्तिदार से मांग रहा है, कभी उस इक़्तिदार से सेना मांग रहा है, तो ऐसे तो युद्ध लड़ नहीं सकता है। जब उसको हर जगह जीत ही हासिल करनी है तो उसे अस्थायी सेना रखनी होगी और नगद वेतन देना होगा। अगर नगद वेतन नहीं देगा तो सेना उसकी कैसे सरवाइव कर पाएगी। ऐसा करने वाला वह प्रथम दिल्ली का पहला सुल्तान था। उस सेना का व्यय बहुत अधिक था। बर्नी के अनुसार यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधापूर्वक रह सके। इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित और उनकी दरें कम कर दी। तनख्वाह तो कम किया लेकिन वस्तुओं के जो मूल्य थे वो भी कम कर दिए। बहुत क्रूर शासक था। हमने आपको बताया ही है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली ऐसे लागू किया था, ऐसे गुप्तचर रखे थे कि थोड़ा भी कोई कम तौलता था तो उतना मांस उसके शरीर से निकाल लिया जाता था। 17 नंबर क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। 18 नंबर क्वेश्चन, बाजार कीमतों को नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त की। सी नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बहुत सफलता प्राप्त की। आगे क्वेश्चन है, अलाउद्दीन का आर्थिक सुधार एक बड़ी सेना का भरण पोषण, काला बाजारी को रोकना और विद्रोहों पर अंकुश लगाने के लिए था। इन सब के लिए सुल्तान ने बाजार में मूल नियंत्रण के लिए कई नियम और प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने मलिक कबूल को सहना या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया और उसके मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहायक और विस्तृत अधिकार दिए, जिससे नियमों को उसने बड़ी कठोरता और लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि मुनाफाखोरी और काला बाजारी बंद हो गई। किसकी हिम्मत लेगी, अगर उसके शरीर से मांस निकालने वाला काम होने लगेगा तो वो कम तौलेगा ही नहीं। 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। 21 नंबर क्वेश्चन, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। 22 नंबर क्वेश्चन, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? रावी नदी। इसके बाद हम आ जाते हैं
1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। 1306 ईस्वी में कबक के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, जिसे रावी नदी के तट पर मलिक गाफूर और गाजी मलिक द्वारा रोक दिया गया था और रावी नदी मंगोल और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई थी। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? डी नंबर, अलाउद्दीन खिलजी। ROARO में पूछा गया प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमा की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया। इसने सीमा प्रांतों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ाने, प्रशासन को व्यवस्थित करने हेतु सीमावर्ती किलों की मरम्मत करवाई, मंगोलों के मार्गों पर बसे हुए अनुभवी अमीरों और फौजी सरदारों की एकताओं में भी सेना की टुकड़ियां तैनात की गईं। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, वारंगल रामचंद्र देव, क्योंकि रामचंद्र देव देवगिरी के शासक थे। आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक खिलजी ने। यूपी ROARO 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया। बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना। उसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। अल ईमान खिलाफत उल लह की उपाधि धारण की। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसके बाद तुगलक वंश। अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक इसको शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तुगलक वंश के साथ, फुल डिटेल के साथ हम इसको पढ़ेंगे तुगलक वंश। धन्यवाद।